नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्प्लावन या उत्प्लावकता यानी बायोंसी के बारे में। और इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत और इसके अलावा द्रव में दाब और द्रव में दाब का प्रभाव और उत्प्लावन फोर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। तो उत्प्लावन क्या होता है, बायोंसी क्या होता है, तो इसको जानने के लिए पहले आप लोगों में से कितने आदमी हैं जिन्होंने पानी में, बारिश में जब पानी जो सड़कों पे बहता था उसमें कागज़ की नाव बना के इन पानी में बहाया है और खूब सारी मस्तियाँ की है। इस तरह से कागज़ की नाव। या कोई कोई क्या करते थे, जो थर्मोकोल आता था उसके टुकड़े को ढक के बहा देते थे। और बड़े बड़े नदियों में लोग क्या करते हैं, केले के छल्ले को आपस में बांध देते हैं और इसी पर बैठ के तैरते हैं। तो वह गुण यानी किसी वस्तु का वह गुण जो उसको जल में तैरने में मदद करे उत्प्लावन कहलाता है। उत्प्लावन का सीधा सा मतलब है तैरना। यानी किसी वस्तु को अगर किसी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स के कारण जल में तैरने में सहायता मिलती है तो वह गुण उत्प्लावन यानी बायोंसी कहलाता है। चलिए सर, इतना तो हम समझ गए कि बायोंसी तो होता है, लेकिन अब हम आएंगे उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन बल के बारे में चलिए, उत्प्लावन बल यानी इंग्लिश में बोलते हैं सर बायोएंट फोर्स। यह क्या होता है, तो सर किसी वस्तु को अगर द्रव्य में किसी, मान लो कि ये एक पानी का सोर्स है, कोई नदी का सोर्स है, और इसमें किसी वस्तु को अंशतः यानी कि आधा, पूरा या पूरा सरफेस पे रख दो, जल पर सिर्फ भिंगा हुआ, इस तीनों कंडीशन में रख दिया जाए तो द्रव्य के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव्य यानी लिक्विड, जो ये फ्लूइड है यानी लिक्विड फ्लूइड जो बोलो, द्रव्य तो मैटर हो जाता है, द्रव। यह जो द्रव्य है ऊपर की ओर, द्रव्य नहीं, बार बार गलती से हिंदी ही गलत बोला जा रहा है। यह जो द्रव है, द्रव्य मतलब तो मैटर हो जाता है, द्रव्य मैटर हो जाता है, मैटर में हर चीज़ आ जाता है, और यह द्रव्य नहीं है, द्रव है। तो इसके द्वारा, लिक्विड यानी फ्लूइड के द्वारा वस्तु पे ऊपर की ओर जो एक बल लगाया जाता है वह बल कहलाता है उत्प्लावन बल। वह बल बायोएंट फोर्स कहलाता है। अगर किसी वस्तु का आयतन v है, मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम v है और इसका डेंसिटी रो है, तो सर इसके द्वारा यानी वस्तु के द्वारा विस्थापित जल, जो उत्प्लावन बल लगने के कारण जो विस्थापित जल है, इस विस्थापित जल को इंग्लिश में डिस्प्लेस्ड वाटर बोलते हैं। विस्थापित जल यानी डिस्प्लेस वाटर। यह क्या होता है सर, विस्थापित जल का फॉर्मूला आप इसमें जी ग्रेविटी को रख के तीनों को आपस में गुना कर दो, यानी विस्थापित जल बराबर होता है v ρ g। अरे समझ में नहीं आया सर? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यह तो अभी कुछ किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो उत्प्लावन क्या होता है, चलिए हम अच्छे से समझा देते हैं, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यह एक फ़ोटो है सर। मान लेते हैं कि एक सिंगल पिक रखिए, मान लेते हैं कि सर इसका वज़न है 15 kg, इसका वज़न है 15 kg, और यह बच्चा, यह जो वस्तु है वह जल में इतना डूब गया, ठीक है। डूबने के वजह से जो पानी के नीचे का पार्ट था वो था सर 10 kg, और पानी के ऊपर का पार्ट रह गया 5 kg। हम भार की बात कर रहे हैं, भार की। अगर कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन का मतलब यह ऐसा पदार्थ नहीं है कि पानी में जाके गल जाए। नमक का ढेला लेके पानी में मत पहुंच जाना, वो तो जल में घुल जाएगा भैया, ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं। और आप अगर चूना को लेके चल जाओ तो भी यही होगा। तो ऐसा ठोस पदार्थ लेके जाना
जिस पे रासायनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, और हमने उसको इतना रखा कि उसका 5 केजी का भार ऊपर और 10 केजी का भार नीचे है, और टोटल वजन कितना था सर 15 केजी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यह जो 10 केजी मास था, यह 10 केजी के द्वारा विस्थापित जो जल है यह नीचे आया, तो सर इसके नीचे का जो जल है ये इधर और इधर फैल जाएगा। विस्थापित जल का मतलब इस जगह से दूसरे जगह विस्थापित जल को डिस्प्लेस कर देना, यही उत्प्लावन है, यही उत्प्लावन है, यही बायोंसी है। और बायोंसी का सीधा सा मतलब होता है विस्थापित जल का भार। यानी कि ये जो पानी है यहाँ पे, यह पानी इधर और इधर चला गया, कितना हटाए पानी, इस वस्तु के 10 केजी के द्वारा हटाया गया पानी कितना है, तो यह विस्थापित जल का भार हो जाता है आपको टोटल में से जल के अंदर जितना है उतना, तो 5 केजी। टोटल कितना था आपको 15 केजी, जिसमें 10 केजी नीचे डूबा, तो उसके द्वारा विस्थापित जल, तो टोटल में से उस जल को भार को हटा दीजिए तो वह उतना केजी का भार विस्थापित करेगा। लेकिन अगर हमको वजन नहीं दिया है तो इसका वॉल्यूम भी मान लो, डेंसिटी रो मान लो, और इसके द्वारा लगाया गया ग्रेविटी जी, यही उत्प्लावन का फॉर्मूला होता है। और यह कहता है कि किसी वस्तु का अगर आयतन भी हो तो वह अपने आयतन के, अपने डेंसिटी के और इसके द्वारा लगाया गया गुरुत्व त्वरण के गुणनफल का जो रिजल्टेंट होता है उसके द्वारा वह विस्थापित जल का भार मेजर किया जाता है। और विस्थापित जल के भार का मापन उत्प्लावन है, और यह ऐसा होता है इस पे लगने वाले बायोएंट फोर्स यानी उत्प्लावन फोर्स के कारण, उत्प्लावन बल के कारण। कंफ्यूज हो रहे हो सर तो फिर से इसको हम समझते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं सर तो हम एक बार समझते हैं कि यह एक जलीय सतह है, मान लीजिए इसमें एक जल है, यह जलों से भरा है। हमने क्या बताया था जब हमने आपको प्रेशर चैप्टर पढ़ाया, तो उसमें द्रव में आपको बताया कि यह जो हाइट है h, जितनी गहराई है और इस गहराई में जल का जो डेंसिटी है और इस पे लगने वाला जो गुरुत्व त्वरण है g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ये h गुना d डेंसिटी बोलो, और g जो है द्रव में लगने वाला प्रेशर के बराबर था क्या, इतना तो सिंपल है। यही कॉन्सेप्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डुबा दो जल के अंदर तो इसका जो वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है, जो g है, अब हाइट की जगह केवल वॉल्यूम होगा उस वस्तु का, और इसको अगर आप d बोलो, g बोलो, रो बोलो, यही आपका टोटल उत्प्लावन बल है, और यही आपका टोटल विस्थापित जल है। विस्थापित मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित जल मतलब इसके नीचे से हटाया गया पानी। तो जितना डूबा उतना, कितना डूबा, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या करता है सर, अगर किसी जल में कोई वस्तु डूबा हुआ है, किसी जल में कोई वस्तु डूबा हुआ है, तो उत्प्लावन बल इस वस्तु के भार को घटा देता है, इस वस्तु के भार को घटा देता है। कौन सा बल, उत्प्लावन बल। क्यों, कितना घटाता है, जितना वो जल में डूबा हुआ है, कितना घटाता है, जितना वह जल में डूबा हुआ है। और वह भार कितना होगा, अगर टोटल भार 15 केजी मैंने बोला, अंदर डूबा है 10 केजी, तो उत्प्लावन बल कितने केजी पे लगेगा, तो 5 केजी पे लगेगा। ये मैंने अभी तुरंत बताया था। इन दोनों के रिजल्ट घटाव के मतलब जितना डूबा हुआ है टोटल में से उतना घटा दो तो उतने ही केजी पे यह उत्प्लावन बल कार्य करेगा। एक सवाल और पूछा जाता है बार बार कि सर जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी, यहाँ पे अगर किसी वस्तु को अगर रखा जाए और यहाँ किसी वस्तु को रखा जाए, तो सर आप पूछा जाता है एग्जाम्पल में या एग्ज़ाम में कि इन दोनों में से किस पे दबाव ज़्यादा लगेगा, दबाव ज़्यादा लगेगा यानी प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, H गुना डेंसिटी यानी D गुना G। H जितना ज़्यादा होगा
प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, यानी कि जल के अंदर जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे दबाव उतना बढ़ेगा। उसी तरह किसी वस्तु पे उत्प्लावन बल भी उतना ही लगेगा जितना अधिक लगेगा, जितना अधिक वो डूबा है, सॉरी, उत्प्लावन बल उतना अधिक किस वस्तु पे लगेगा, इस पे ये पूछा जाए तो जितना ज़्यादा जो डूबा है उस पे प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, इतना मान के चलिएगा। एक ऐसा द्रव्य में दबाव हमने बोला है। अब ये नहीं कि P बराबर हमने पढ़ाया था फोर्स पर एरिया, तो फोर्स जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, यानी प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, आप खुद बता दीजिए। ये दोनों फॉर्मूला से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर समान द्रव्यमान और समान क्षेत्रफल वाला कोई वस्तु है जो समान आयतन छेका हुआ है, दोनों का आयतन समान हो, दोनों का डेंसिटी सेम हो, तो जो जितना ज़्यादा अंदर होगा उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा इस फॉर्मूला से, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर फोर्स ज़्यादा होगा इस फॉर्मूला से। कोई दिक्कत है क्या? अब तो हमको नहीं लगता है कि इसको समझने में कोई और दिक्कत होना। चलिए दोस्तों, उत्प्लावन बल में एक और कॉन्सेप्ट अब आ गया सर, क्या? एक घनत्व के बारे में। एक घनत्व के बारे में मान लीजिए सर, इस जल का घनत्व बहुत कम है। इस जल का घनत्व मान लीजिए कि 10 kg पर मीटर क्यूब है, मास बटा वॉल्यूम, और इसका 5 kg पर मीटर क्यूब है। अभी हमने उत्प्लावन बल का फॉर्मूला पढ़ाया, आयतन गुना डेंसिटी गुना ग्रेविटी। तो ये उत्प्लावन बायोंसी फोर्स FB, बायोंसी फोर्स जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा जल का, इस पे उतना ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। डूबी हुई वस्तु पे उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि किसी वस्तु का घनत्व किसी जल का घनत्व दूसरे जल के घनत्व के मुकाबले कम है, तो दोनों जल में अगर वस्तु को डुबाया जाए तो किस जल में वस्तु का उत्प्लावन बल बायोंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा इस फॉर्मूला से। कोई दिक्कत है क्या? वॉल्यूम ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, प्रेशर डेंसिटी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा फोर्स ज़्यादा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी थ्योरी आपने पढ़ाए सर, ये आर्किमिडीज का ही सिद्धांत था, और ये इतने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया सिद्धांत पे था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही कोई वस्तु जल में तैर पाता है, जल में डूब पाता है, जल के बाहरी सतह पे आ पाता है। तो ये सभी आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है सुनिए। आर्किमिडीज का कहता है सिद्धांत कि जल में अगर कोई वस्तु को पूर्णतः डुबा दो या कोई वस्तु को आंशिक डुबा दो, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, यानी यह वस्तु पे जल का कोई इफेक्ट नहीं हो, या जिसको घुला ना ले, अपने आपस में मिला ना ले, कोई रासायनिक रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होने के कारण जल में डूबा हुआ वस्तु आंशिक हो या पूर्णतः, आंशिक मतलब थोड़ा, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से, अगर जल में डूबा हुआ हो, तो इस दोनों केस में वस्तु के भार में प्रत्यक्ष कमी आती है। वस्तु के भार में प्रत्यक्ष कमी, प्रत्यक्ष मतलब एपरेंट कमी आती है, एपरेंट लॉस, यानी कि वस्तु के भार में प्रत्यक्ष कमी आती है। कितना कमी आता है, तो चलिए अब हम उसकी चर्चा करते हैं। जितना कि यह वस्तु अपने द्वारा विस्थापित जल को हटाता है। मतलब कि अगर इस वस्तु का भार 10 kg था और इसके 3 kg भार पानी में डूबे हुए हैं, आपको यह नहीं दे कि अगर यह कह दे कि डिस्प्लेस वाटर, यानी कि विस्थापित जल, विस्थापित मतलब इतना दूर से हटाया गया जल, इधर आ गया, लेकिन यहाँ जल नहीं है, यह फैल गया दूसरे तरफ, यह विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित जल अगर आपको दे दिया कि 5 kg है और टोटल दे दिया 10 kg है, तो पूछता है कि भार में कमी कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि डूबा हुआ है। तो वस्तु के भार में कमी कितना होगा? विस्थापित जल के बराबर, विस्थापित जल के भार के बराबर, भार के बराबर कितना? तो 10 में से 5 घटा दो 5 kg, सिंपल। तो
ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि वस्तु के भार में कमी अगर आएगी कब, जब जल में किसी वस्तु को पूर्णतः और आंशिक डुबा दो। कितना कमी आएगा? पूरा डुबा दिया तो भैया पूरा कमी आएगा, आधा डुबा दिया तो आधा कमी आएगा। पूरा डुबा हुआ है बेटा तो इसमें पूरा का पूरा 10 केजी का कमी आएगा, आधा डुबा हुआ है 5 केजी का कमी आएगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अगर प्रयोग पूछा जाए कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रयोग क्या हैं, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आपको पूरा कि पहला, जल में तैरने में आपको सहायता मिलती है, क्योंकि यह सिद्धांत आपको अपरेंट लॉस के बारे में बताता है, सहायता मिलती है। दूसरा है कि यह आयतन ज्ञात करने में मदद करता है। आपेक्षिक घनत्व, इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी का रेशियो d2 मान लो तो इसका रेशियो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, इसको ज्ञात करने में मदद करता है। और किसी वस्तु की शुद्धता, जैसे कि सोने की शुद्धता, सोना शुद्ध है कि नहीं है, इसको एक लिक्विड आता है अमलगम, अगर उसमें डुबा दिया जाए इस जल में तो सोने की शुद्धता पता चल जाती है। तो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रयोग ये 3 है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपको आयतन, इसके बाद पढ़ेंगे आपको आपेक्षिक घनत्व, उससे पहले 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व की, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व की। तो क्या होता है सर आपेक्षिक घनत्व का मतलब? फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा मानक पदार्थ का घनत्व। कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, बोल दो कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये मानक पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है? तो चलिए पहले आप इस फॉर्मूला को लिखिए, हम बोर्ड से इसको मिटा रहे हैं, आप पॉज करके लिखिएगा और हम आपको अब आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को अच्छे से समझाते हैं। तो होता क्या है सर कि किसी वस्तु को आप जल में डुबा दो, तो इस वस्तु का जो घनत्व होता है, इस वस्तु का जो घनत्व है वह जल के घनत्व के रिस्पेक्ट में जितना होगा, इस वस्तु का घनत्व मान लो आपको d है और जल का घनत्व आप मान लो कैपिटल D है। जल का घनत्व कैपिटल D, इसका घनत्व स्मॉल d। तो इस वस्तु का जो डेंसिटी है और जो जल का डेंसिटी है उसका रेशियो हमको रिलेटिव डेंसिटी देता है। और आपको पदार्थ का घनत्व कहने का मतलब किसी मानक में, तो मानक मतलब एक ऐसा वैल्यू जो सर्वमान्य हो, सब जगह मान्यता मिली गई हो। जैसे कि हमने अगर 1 केजी का बेटखारा पे 1 केजी लिख दिया, अब भारत क्या दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओ, वो उसी साइज उसी आकार का बेटखारा और 1 केजी लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह मानक है, दुनिया में मान्य है और यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसी तरह कहा कि पदार्थ का वैल्यू डेंसिटी बट्टे मानक पदार्थ का। तो आपको ठोस और द्रव्य का मानक पदार्थ क्या होता है? जल। गैस का होता है हाइड्रोजन। तो आपेक्षिक घनत्व क्या कहता है कि जल में डूबी हुई किसी वस्तु का घनत्व बट्टा जल का घनत्व। अब रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ रहा है क्या? कि वस्तु का घनत्व, मानक में हमने ठोस के लिए जल और गैस के लिए हाइड्रोजन रखा है, तो अगर किसी जल में वस्तु को डुबा दिया जाए तो बट्टे जल का घनत्व, यही होता है आपको आपेक्षिक घनत्व। यानी कि 2 अलग अलग पदार्थों का अलग अलग डेंसिटी का रेशियो आपेक्षिक घनत्व होता है। क्योंकि घनत्व का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब और इस घनत्व का भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो यूनिट नहीं होता है। और रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट ख़त्म है, तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। बशर्ते ये पॉइंट याद रखिएगा कि मानक डेंसिटी किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है ऑलवेज। ये नहीं कहेगा कि संतरा के जूस में डुबा दिए, ये नहीं कहेगा कि हीलियम में डुबा दिए। एग्जामिनर भी समझता है कि एक कांस्टेंट मानक यानी कि सर्वमान्य वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू,
सर्वमान यानी मानक यानी यूनिवर्सल वैल्यू होता है वो ठोस द्रव के लिए जल, गैस के लिए हाइड्रोजन। इसी तरह अगर किसी वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन मांगा जाए, अगर यह वस्तु जल में डूबा हुआ है, अगर आयतन मांगा जाए तब क्या करेंगे? हमने डेंसिटी बोल दिया, अब आयतन की बात की जाए यानी वॉल्यूम की, किसकी वॉल्यूम की? तो हमने बोला वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है सर क्या? इसका फॉर्मूला होता है वस्तु का भार बटा जल का घनत्व। ठीक है, कैसे होता है सर? वॉल्यूम बराबर हमने बोला कि मास बट्टा डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर डेंसिटी को इधर कर दो तो किसका मास? वस्तु का मास, किसका आयतन? वस्तु के द्वारा हटाया गया जल का आयतन, किसका घनत्व? जल का घनत्व। यही तो अपेक्षित घनत्व, यही तो आयतन इस तरह से निकालते हैं। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, कुछ कॉमन सेंस नहीं है। चलिए अब हम आपको बढ़ाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व के बारे में। क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व? चलिए, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है वस्तु का भार, यानी कि अगर किसी जल के में कोई वस्तु डूबी हुई है, किसी जलीय सरफेस पे कोई वस्तु डूबी हुई है, तो इस वस्तु का जो भी भार होगा, इसका आयतन, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है। तो जहाँ पे सर्वाधिक आयतन होगा, इस आयतन पे वस्तु के द्वारा हटाया गया जल का भार, अभी तो हमने उत्प्लावन फोर्स के बारे में पढ़ा था, इन दोनों का रेशियो आपको विशिष्ट गुरुत्व देता है। यही गुरुत्व विशिष्ट गुरुत्व का डेफिनेशन भी है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहता है क्या? कि कोई भी वस्तु किसी जलीय सरफेस पे कोई भी वस्तु अगर तैरती है, मान लीजिए कि कोई मानव अगर जल में तैर रहा है, तो वह जल के ऊपर रहेगा कि जल में डूब जाएगा, या फिर जलीय सतह के नीचे एक सतह जो होता है वो आके वहाँ पे स्थिर हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहता है कि जल में डूब जाना या तैरना, जल में डूब जाओ या तैर जाओ। अगर फ्लोटिंग के किस गुण के कारण कोई वस्तु डूबता है या कोई वस्तु पानी पे तैरता है, उसी को लॉ ऑफ फ्लोटिंग बोलते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं सर? कि चलिए हम 3 फोटो बना रहे हैं, आप इस तीनों फोटो को स्पष्ट रूप से ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हम इन तीनों को जल से भर देते हैं। हम समान आकृति, समान जल का अनुपात लेंगे। ठीक है, हमने एक वस्तु को डुबा दिया, पूरा जो सतह पे आके रह गया, पूरा सतह पे आके चिपक गया। एक वस्तु को डुबाया लेकिन वह बीच में कहीं उछाल मार रहा है, और एक वस्तु को हमने रखा जो आधा पानी में डूबा है और आधा पानी के ऊपर है। मान लो यह W है, यह W1 वेट का है और यह W2 वेट का है। ठीक है, तो आखिर क्या रीजन था कि W1 डूब गया, W डूब गया, W1 कहीं बीच में अटक के पानी के किसी सरफेस पे बीच में फ्लोट कर रहा है और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसका रीजन हम लॉ ऑफ फ्लोटिंग से पता करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि W एक वस्तु का भार है, जिसका भार हमने बोला W, और ये W जितना भार है उतना जल विस्थापित करेगा, और W1 वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार, विस्थापित जल का भार। पहले इन दोनों में हम देखते हैं, फिर आपको कंसेप्ट बताते हैं
कि हमने कहा कि यह वस्तु का भार W है और यहाँ जो W1 यानी वस्तु का जो भार है वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर है यदि वस्तु का वजन उसके द्वारा हटाए गए वजन से ज़्यादा होता है, उछाल से ज़्यादा होता है। अब उछाल कहने का क्या मतलब था कि सर इस पे एक उत्प्लावन फल लगा जिसको बायोएंट फोर्स बोले और यह ऊपर की ओर लगा, ठीक है, तो यह सतह से चिपकने के कारण इस पर केवल एक खिंचाव बल लग रहा है, यह खिंचाव बल, लेकिन इस पर उत्प्लावन बल भी लग रहा है। ऐसा लगने के कारण क्या होता है कि अगर वस्तु का भार हटाए गए द्रव्य के भार से ज़्यादा होता है तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर वस्तु का भार हटाए गए जल के बराबर होता है यानी W बराबर W1 रहे तो यह बीच में कहीं तैरते रहेगी। और अगर W2 W से ज़्यादा हो यानी वस्तु के भार से हटाए गए द्रव्य का भार ज़्यादा हो तो द्रव्य में कुछ ही नीचे रहेगी और कुछ पार्ट ऊपर रहेगा। रीजन क्या है सर? उत्प्लावन बल। क्या रीजन है तैरने या डूबने का? उत्प्लावन बल यानी उछाल। उछाल क्या होता है? उत्प्लावन बल क्या होता है सर? तो देखिए यहाँ पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है ना, जो उछाल लग रहा है ना, किसी वस्तु पे ऊपर की ओर लगाया गया जो बल है बायोएंट फोर्स सर, वो बहुत कम है। क्या है? कम है, क्योंकि यह सरफेस पर चिपक गया और वस्तु का भार ज़्यादा होने के कारण यह पानी में पूर्णतः डूब गया। लेकिन अगर यह वस्तु का भार पानी के भार के बराबर है, जितना भार हटाया उतना ही वस्तु का भार है, इधर जल है, तो यह तो जल में उसी जगह पे आके फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वजन तो बराबर है, वस्तु का वजन और वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का वजन। हम अगर इसको W मान लो फिर भी, और इसके द्वारा हटाए गए जल का वजन W1 मान लो, तो भी वही कॉन्सेप्ट है कि W बराबर अगर W1 है तो वह पानी में कहीं तैरेगा। लेकिन वस्तु का वजन अगर हटाए गए द्रव्य के वजन से ज़्यादा है तो वह ऊपर कहीं तैरेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो तो समझ में ज़्यादा आएगा। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ले लो कि सर एक लोहे का जहाज है, वह सर जल में तैरता है, लेकिन लोहे का कील ले लो, कांटी जिसको बोलते हैं, वह जल में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? और क्यों? जबकि दोनों तो लोहा का ही बना है, सेम पदार्थ का बना है। और ऐसा भी नहीं है कि लोहे के जहाज को आप समंदर में रखो तो उसके द्वारा विस्थापित जल भी लगभग लोहे के जहाज के बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो लोहे का जहाज फिर भी तैरता है। ऐसा होता है सर इसकी बनावट के कारण। अब लोहे का जहाज इस आकृति का बना होता है, इस आकृति का बना होता है। तो इस आकृति का बना होने के कारण जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या सर, कि आपने इतने ही जल को हटाया जितना कि सरफेस पे आपका पार्ट चिपका हुआ है। तो हटाया गया भार W1 है और जहाज का भार W2 है। स्पष्ट रूप से W2 ज़्यादा होगा W1 से, मतलब वस्तु का वजन ज़्यादा है हटाए गए द्रव्य के वजन से, इसीलिए तैर रहा है। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है तो आप फिर से बोलिए कि जहाज का जो ये वजन है, यह वजन पानी में थोड़े डूबा है, पानी तो यहाँ है। यह वजन तो अभी भी स्थायी रूप से वस्तु के वजन में शामिल है, लेकिन यह वजन से क्या पानी हट रहा है? नहीं। विस्थापित जल केवल इतना दूर का है। तो विस्थापित जल अगर W1 है तो वह तो कम है वस्तु के वजन से, इसीलिए पानी में तैरता है। लेकिन अगर कील की बात की जाए, तो कील का ऐसा आयतन और ऐसा क्षेत्रफल होने के कारण क्या होता है कि यह जितना पानी है, यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है, यह पानी ज़्यादा विस्थापित कर रहा है जबकि इसका वजन कम है।
क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा क्षेत्रफल तो कवर कर रहा है लेकिन पतला है बेचारा, इतना पतला है कि वजन नहीं है इसके पास। इसका मतलब अगर इसके वजन को W1 और विस्थापित जल को W2 मान लिया जाए तो यहाँ W2 ज़्यादा होता है W1 से। विस्थापित जल यानी डिस्प्लेस वाटर अगर ज़्यादा है किससे? वस्तु के वजन से, तो डूब गया। लेकिन दोनों बराबर है तो बीच में कहीं जाके अटक गया। जैसे कि आप कोई रुई को पानी में अच्छे से आप भिंगा के डुबा दीजिए तो बीच में आप कहीं जाके वो अटक जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्लोटिंग की शर्तें क्या क्या है, यही लॉ ऑफ फ्लोटिंग। पहला चीज़ कि अगर हमने बोला कि पहले यहाँ लिख देते हैं 3 कॉन्सेप्ट कि मेरा W बराबर है वस्तु का वजन W1 बराबर है वस्तु के द्वारा हटाया गया विस्थापित जल का वजन, वस्तु के द्वारा हटाया गया विस्थापित जल का वजन। विस्थापित मतलब डिस्प्लेस, जल का वजन, डिस्प्लेस मतलब हटाना। तो अगर पहला पोजीशन कहता है कि अगर W बराबर W1 है तो यह बीच में कहीं पानी में डूबे रहेगी, लेकिन पानी के अंदर कहीं तैरेगी, अंदर तैरेगी। अगर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर W यानी वस्तु का वजन ज़्यादा है विस्थापित जल के वजन से तो यह पानी के ऊपर कुछ भाग रहेगा, पानी के ऊपर कुछ भाग रहेगा। तीसरा कहता है कि अगर मेरा विस्थापित जल का वजन ज़्यादा है तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, पूर्णतः डूबेगी। ये 3 पॉइंट हैं जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग से संबंधित है। और लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहता है कि आपको चौथा पॉइंट क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथा पॉइंट बोलता है कि जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र आपको बैलेंस बनाने में यही मदद करता है जल के अंदर। कौन सा? वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बराबर होना चाहिए विस्थापित जल के गुरुत्व केंद्र के, बराबर नहीं होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र विस्थापित जल के गुरुत्व केंद्र के सेम लाइन में यानी समान लाइन यानी वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। क्या मतलब है? वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं, मतलब बता देते हैं। मतलब है सर कि अगर आपने किसी वस्तु को जल में डुबा दिया है और यह इस तरह से है तो इसका गुरुत्व केंद्र अगर यहाँ है और जल का गुरुत्व केंद्र यहाँ है तो ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए, एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। अगर वस्तु ऐसा ना हो के अगर वस्तु इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का, तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है, जल का यहाँ है, तो ये सेम लाइन में होना चाहिए। मतलब लाइन सेम होना चाहिए दोनों के ग्रेविटी पॉइंट का। गुरुत्व केंद्र जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण गुरुत्व निर्भर करता है उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, तो वह समान लाइन में होना चाहिए। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का 5वां पॉइंट क्या बोलता है कि अगर किसी जल का डेंसिटी, अगर किसी जल का मान लो कि यह W1 जल है और यह W2 जल है, अगर इसका डेंसिटी D1 और इसका डेंसिटी D2 है तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तैरना उस जल पर आसान होगा, इजी। कहने का क्या मतलब है सर कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा है और कोई व्यक्ति किसी झील में तैर रहा है, कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा है, ए मैन फ्लोटिंग ऑन अ सी और ए मैन फ्लोटिंग ऑन अ लेक, तो अगर किसी झील में और किसी समुद्र में तैर रहा है तो वह समुद्र में आसानी से तैरते तैरते दूर तक जाएगा, लेकिन झील में हो सकता है कि वह डूब जाए क्योंकि झील का डेंसिटी बहुत कम होता है। किसके डेंसिटी के मुकाबले? सी या ओशियन के डेंसिटी के मुकाबले। डेंसिटी बढ़ने का रीज़न क्या है कि यह मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यह नमकीन होता है। तो डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम है लेकिन नमकीन नमक की मात्रा मिला होने के कारण इसका मास ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए इस पर बड़े बड़े जहाज आसानी से तैर के इस साइड से उस साइड चले जाते हैं, नहीं डूबते हैं। छोटे छोटे जहाज भी नहीं डूबते, आदमी तक नहीं डूबता है। तो ठीक है, और इसका ये 5 पॉइंट हो गया और 6ठा पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट ही होता है शायद।
लेकिन अगर आपको फिर यही क्वेश्चन हमने उत्प्लावन से नियम से बताया था कि अच्छा W1 ग्रेटर देन है W2 तो जहाज डूबेगा नहीं डूबेगा, कील का फॉर्मूला बताया। ये 5 नंबर घनत्व के फॉर्मूला पे अगर आप चले जाए तो जहाज का जो घनत्व होता है वो समुद्री जल से ज़्यादा होने के कारण तैरता है, जबकि कील का घनत्व, लोहे के कील का घनत्व, क्योंकि मास कम होने के कारण घनत्व कम जाता है, घनत्व कम होने के कारण वो पानी में डूब जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व वहाँ ज़्यादा रहता है। तो अब समझ में आया होगा कि पानी में कील डूब जाती है जबकि जहाज तैरता है। तो इसका 2 रीजन है, उत्प्लावन बल और दूसरा रीजन है घनत्व। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल पूछता है बहुत बार। इसके अलावा आपको बोलता है एक और एग्जाम्पल होता है कि हाइड्रोजन के जो गुब्बारे हैं वो हवा में आसानी से उड़ जाते हैं बहुत ऊपर तक, वो बहुत ऊपर तक उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है वो लिक्विड और गैसेज दोनों पे लागू होते हैं, और हाइड्रोजन के द्वारा जो प्रतिस्थापित भार है वह वायु के प्रतिस्थापित भार से ज़्यादा होने के कारण वह ऊपर चला जाता है। मतलब वही है, एक ही लाइन में जो आप लिक्विड में कर रहे हैं वही अगर आप सॉलिड पे करो, ये सॉरी गैसेस पे करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव्य और गैस दोनों पे समान रूप से कार्य करता है। तो हाइड्रोजन का जो वजन है वह वायु के द्वारा हटाए गए वजन के, मान लो एयर का जो वेट है उससे कम होता है। कम होने के कारण जो इसका जो डेंसिटी है वो घट जाता है और वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो भार है वो हटाए गए वायु के द्वारा वायु के वजन से कम होता है। तो अब आते हैं इस सिद्धांत के उपयोग पे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के उपयोग से आप 3 चीज़ें ज्ञात करते हैं। पहला आपने एक मीटर बनाया है, वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल होता है, हाइड्रो मतलब जल, हाइग्रो मतलब एयर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब एयर, और तीसरा है लैक्टोमीटर। इस पैटर्न पे हमने 3 आपको यंत्र बनाए, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, इसीलिए हाइड्रोमीटर से जल की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जल का आपेक्षिक यानी रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता बोलिए या दूध का घनत्व मापा जाता है, घनत्व ज़्यादा तो दूध ज़्यादा शुद्ध है। और हाइग्रो मतलब होता है एयर, इसीलिए वायु में अगर कितना ह्यूमिडिटी है यानी कि जल वाष्प है, जल वाष्प की मात्रा कितनी है, वायु में आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी यानी नमी, ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो से जल, हाइग्रो से एयर और लैक्टो से दूध। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अरे एक पॉइंट और है जो हम आपको बताना भूल गए हैं, वो जल में बर्फ़ के कितने भाग डूबे रहते हैं, उस पॉइंट को बताना बस रह गया है। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो बताना भूल गए थे वो है कि जल में डूबे हुए बर्फ़ का भाग, जल में डूबे हुए बर्फ़ का भाग। तो कहता क्या है कि अगर किसी बर्फ़ को जल में डुबा दो तो उसका 1/10 वॉल्यूम का 1/10 भाग ऊपर, 9/10 भाग नीचे रहता है। इसका मतलब अगर जल शुद्ध है, शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल का घनत्व अगर 1 kg/cm³ है तो बर्फ़ का घनत्व कितना होगा, 1 है तो 9 नीचे है तो 0.9 kg, 10वां भाग है ना, तो 0.9 kg/cm³ होगा। अगर इसी में कोई बर्फ़ है भैया और बर्फ़ पिघल के जल में रह गया तो जल का तल चेंज होगा क्या? नहीं ना होगा, क्योंकि तो पहले से जल के सतह पे विस्थापित जल तो यहाँ आके रह गया होगा, इसी में पिघल के रहना है पहले भी और बाद में भी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ़ पिघलने के बाद क्या बर्फ़ के पिघलने के बाद तल पे पानी का स्तर का क्या बदलाव होगा, बढ़ेगा घटेगा परिवर्तित रहेगा? तो नॉट चेंज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर हम क्वेश्चन आंसर के सीरीज में बताएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आपको बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के साथ साथ बीएड के एंट्रेंस और सीएचएस के जितने भी तैयारी हैं, इसके अलावा आरआरबी
में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी हैं सर हम आपको बताते जा रहे हैं और बहुत डिटेल से बता रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि एक भी पॉइंट मिस नहीं किए हैं, चाहे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, लॉ ऑफ फ्लोटिंग हो, इससे पहले पास्कल का नियम हो, अलग अलग उपकरण हो, अलग अलग यंत्र हो, चाहे हाइड्रोमीटर हो, लैप्टोमीटर हो, विशिष्ट गुरुत्व हो, आपेक्षिक घनत्व हो, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से क्लियर किया गया है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।